Hello viewers, welcome to MathTech. I'm Amit Sharma. In this video, we are going to solve previous year questions of linear algebra from CSIR Net Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 13 of the video. If you haven't seen the previous part, you can visit my channel or you can find link in the description box. All the questions are from the part C and the topic is matrices and its applications. So without a delay, let's start. Question is, let lambda and mu be the distinct eigenvalue of a 2 cross 2 matrix A. Then which of the following statement must be true? Option A square has distinct eigenvalues. Option B, A cube is equal to lambda cube minus mu cube divided by lambda minus mu into A minus lambda mu into lambda plus mu into I. Option C, trace of A to the power n is lambda to the power n plus mu to the power n for every positive integer n. Option D, A to the power n is not a scalar multiple of identity for any positive integer n. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि लैम्डा एंड म्यू दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए की, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मस्ट बी ट्रू होगा हमारे पास. नाउ हमें रिजल्ट पता है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो जो लैम्डा का स्क्वायर होगा वो किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी? ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी. अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं लैम्डा को 1 ले लेता हूं और म्यू को मैं -1 ले लेता हूं, ये दोनों के दोनों आइगन वैल्यू हैं किसी मैट्रिक्स ए की. आप चाहो तो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो. अगर मैं ए को ये मैट्रिक्स लेता हूं 0 1 1 0, ठीक है. अगर आप इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 और -1 मिलेगी. बट अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा 1 और म्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 1. ये दोनों के दोनों किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी? ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएंगी. बिकॉज अगर आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 0 0 1, जो कि क्या होगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगी, बट ये दोनों तो क्या है? सेम है. इसलिए ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट कहता है कि ए क्यूब की वैल्यू ये होनी चाहिए हमारे पास. नाउ हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है लैम्डा एंड म्यू, तो अगर हम सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा प्लस म्यू मिलेगा. और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा इंटू म्यू मिलेगा. तो हमारे पास सम ऑफ रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपके पास है लैम्डा प्लस म्यू इंटू टी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास है क्या बन जाएगा? लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की. नाउ कैले-हैमिल्टन थ्योरम में कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो जहां जहां टी है वहां हम ए रख सकते हैं. तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए प्लस लैम्डा म्यू इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0. नाउ हमें चाहिए ए क्यूब, तो आप क्या करें? ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू इंटू ए इंटू आई, दिस इज इक्वल टू 0. आप इस वाले पार्ट से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? यहाँ से ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए माइनस लैम्डा म्यू इंटू आई. ये ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यहाँ से ए क्यूब माइनस इसमें पुट कर दीजिए लैम्डा प्लस म्यू यहाँ से, और ए स्क्वायर में भी लैम्डा प्लस म्यू है, तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर इंटू ए. अब ये और ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू लैम्डा म्यू इंटू आई प्लस लैम्डा म्यू ए इंटू आई किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ आप यहाँ से ए क्यूब निकाल लीजिए. ए क्यूब क्या हो जाएगा? आप इस पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाइए. तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इंटू लैम्डा म्यू इंटू आई माइनस लैम्डा म्यू इंटू ए. फर्स्ट और थर्ड पार्ट में से आप ए कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ से आपको ए क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी? लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर माइनस लैम्डा म्यू इंटू ए एंड माइनस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इंटू लैम्डा म्यू इंटू आई. इसे आप सॉल्व कर लीजिए. ये क्या बनेगा आपके पास? लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा म्यू और ये माइनस के लैम्डा म्यू, तो टोटल कितने हो जाएंगे? प्लस लैम्डा म्यू इंटू ए माइनस लैम्डा प्लस म्यू इंटू लैम्डा म्यू इंटू आई. तो ये मुझे ए क्यूब की वैल्यू मिली. अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी. इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू म्यू.
तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड ऑप्शन के लिए हमें कहता है ट्रेस। अब हमें ये पता है कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है किसकी, ए की, म्यू भी किसकी आइगन वैल्यू है, ए की। तो लैम्डा टू द पावर एन और म्यू टू द पावर एन किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी, ए टू द पावर एन की हो जाएंगी। और हमें पता है जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो ट्रेस के बराबर होता है, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन किसके बराबर होगा, लैम्डा टू द पावर एन प्लस म्यू टू द पावर एन। अब ऑप्शन सी में ये कहता है द ट्रेस ऑफ ए टू द पावर एन इज लैम्डा टू द पावर एन प्लस म्यू टू द पावर एन फॉर एवरी पॉसिबल इंटीजर एन। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन डी में कहता है ए टू द पावर एन इज नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फॉर एनी पॉसिबल इंटीजर एन। हमने अभी एग्जांपल ए लिया था, अगर हम इसमें ए स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है क्योंकि इसके पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू भी हैं। बट यहाँ ये कह रहा है कि ए की पावर एन नॉट अ स्केलर मल्टीपल होगा किसी भी पॉसिबल इंटीजर एन के लिए, बट हमें तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी अ नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस V ऑफ डायमेंशन n, let the subspace V not contained in V be the image of V under A, let K is equal to dimension of V naught less than n. Suppose that for some lambda belongs to R, A square equal to lambda A, then option A lambda equal to 1, option B determinant of A is equal to mod lambda to the power n, option C lambda is the only eigenvalue of A, option D there is a non-trivial subspace V1 contained in V such that Ax equal to 0 for all x belongs to V1. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक रियल वेक्टर स्पेस V के ऊपर जिसकी डायमेंशन कितनी है, n है। मतलब A हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू V, और V की डायमेंशन मुझे कितनी गिवन है, n। इस V की भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n गिवन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि V नॉट V का क्या है, एक सबस्पेस है जो कि कैसे डिफाइन है, इमेज ऑफ V है। यानी कि अगर आप A के ऊपर V अप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, V नॉट, और ये सबस्पेस है इस वाले V का, तो ये इसमें कंटेन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा कहता है कि इसकी डायमेंशन है, V नॉट की जो डायमेंशन है वो कितनी है, K है, यानी कि डायमेंशन ऑफ V नॉट हमें K है जो कि इस n से क्या है, कम है हमारे पास। और हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी लैम्डा रियल नंबर से है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए, तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। नाउ इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल से देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ए को कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूँ से 2 0 0 2, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 0 0 4। इसको देखो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं इसमें से 2 बाहर लेता हूँ, क्या बनेगा 2 0 0 2, तो ये वापस से ए के बराबर हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू ए के। तो अगर यहाँ पर लैम्डा कितना हो गया मेरे पास, 2 हो गया, और ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बट मुझे यहाँ से लैम्डा कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ इसके लिए हम एक और अलग एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं अब ए को इस टाइप का चूज करता हूँ, लेट्स से 2 0 0 0, मैं ये ले लेता हूँ। अब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ए स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 0 0 0। आप इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, फिर से क्या बनेगा, ये 2 0 0 0। तो यहाँ से फिर से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो लैम्डा टू द पावर n होना चाहिए मेरे पास, यानी कि a का जो डिटर्मिनेंट है लैम्डा, यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है 2, यानी कि यहाँ से मुझे मिलना चाहिए 2 का स्क्वायर, बिकॉज a कैसे लिया है मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो कि कितना आना चाहिए 4। बट अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसकी एक रो पूरी पूरी और एक कॉलम पूरा पूरा 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बट ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे 4 मिलना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन कहता है लैम्डा इज दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब लैम्डा सिर्फ इसकी एक आइगन वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ 2 ही इसकी आइगन वैल्यू होनी चाहिए एक ही। बट इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी तो 2 आइगन वैल्यू हैं, एक है 2 और एक है 0, मतलब लैम्डा के अलावा मुझे कोई आइगन वैल्यू मिल रही है, तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ देखते हैं ऑप्शन कैसे करेक्ट है हमारे पास। यहाँ पर ये कह रहा है देयर इज ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस V1 ऑफ V सच दैट Ax इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V1। अगर आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर नलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर हमें से किसकी बात कर रहा है, नलिटी की बात कर रहा है। अब देखिए ये हमें कहता है कि जो A ऑफ V है वो इमेज है V की, तो यानी कि रेंज
जो हमें दे रखी है सेट की, वो कितनी दे रखी है हमारे पास, के दे रखी है। यानी कि जो हम मैट्रिक्स एसोसिएट करेंगे इससे, तो उसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, के आएगा, बिकॉज रेंज और रैंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट हमें जो टोटल डायमेंशन गिवन है वो कितनी गिवन है, एन गिवन है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हमारे पास क्या होता है कि जो रैंक होता है प्लस जो नलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल डायमेंशन एन के बराबर होती है। हमें रैंक गिवन है एन, यानी कि जो नलिटी होगी हमारे पास वो कितनी निकल जाएगी, एन माइनस रैंक, जो कि कितनी है, के। यानी कि एन माइनस के वेक्टर नलिटी को बिलोंग करेंगे। अब इसका मतलब अगर n माइनस के वेक्टर नलिटी में आएंगे तो हमें कोई ना कोई एक नॉन ट्रिवियल वैल्यूज मिलेगी। और यहाँ पर ये कह रहा है कि देयर इज ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस v1 ऑफ v सच दैट x इक्वल टू 0। मतलब 0 0 के अलावा भी बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल टू aij be a n cross n complex matrix let A star denote the conjugate transpose of A. Which of the following statement are necessary true? Option A, if A is invertible, then trace of A star A is not equal to 0. That is, trace of A star A is non-zero. Option B, if trace of A star A is not equal to 0, then A is invertible. Option C, if mod of trace of A star A is less than n square, then aij mod less than 1 for some I comma j. Option D, if trace of A star A is 0, then A is a zero matrix. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास A एक n क्रॉस n की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है। A स्टार कैसा है हमारे पास, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ A है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रू होगी हमारे पास। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक A2 क्रॉस 2 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेता हूँ, A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, C1 प्लस आयोटा D1, C2 प्लस आयोटा D2। तो हम क्या करते हैं, इसका ए थीटा या ए स्टार निकाल लेते हैं। ए थीटा ए स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आप क्या करेंगे, इसका पहले आप कंजुगेट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ बनेगा आपके पास A1 माइनस आयोटा B1, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ जाएगा A2 माइनस आयोटा B2, यहाँ बन जाएगा C1 माइनस आयोटा D1, और यहाँ बन जाएगा आपके पास C2 माइनस आयोटा D2, ये बन जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, ए थीटा का प्रोडक्ट करना है ए से, बल्कि हम इसका ट्रेस चाहिए तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसके जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, मॉड का स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 मॉड का स्क्वायर, और C1 माइनस आयोटा D1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, C1 प्लस आयोटा D1 मॉड का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। इस पार्ट को मैं नहीं लिख रहा बिकॉज मुझे ट्रेस की रिक्वायरमेंट है, मैं इसे भी नहीं लिखूंगा। सेकंड के लिए आपको क्या करना है, सेकंड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। आप बहुत ध्यान से देखो, ये और ये भी इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, A2 प्लस आयोटा B2 मॉड का स्क्वायर प्लस C2 प्लस आयोटा D2 मॉड का स्क्वायर, ये बनेगा। अगर आप इसका ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए थीटा ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आएगा, A1 प्लस आयोटा B1 मॉड का स्क्वायर प्लस A2 प्लस आयोटा B2 मॉड का स्क्वायर प्लस C1 प्लस आयोटा D1 मॉड का स्क्वायर प्लस C2 प्लस आयोटा D2 मॉड का स्क्वायर। ये आपके पास आएगा ट्रेस ऑफ ए थीटा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ट्रेस ऑफ ए थीटा ए क्या है, सारे एलिमेंट के मॉड का स्क्वायर करके अगर आप सम कर रहे हैं तो वो मुझे मिल रहा है, राइट। अब देखिए, ये वैल्यू कहता है कि ये सब के सब जीरो कब हो सकते हैं, क्योंकि सारी प्लस मॉड क्वांटिटी है तो कभी जीरो नहीं होगी। इन सब का जीरो होने का मतलब क्या है, ये पार्ट भी जीरो हो, ये पार्ट भी जीरो हो, ये पार्ट भी जीरो हो और ये पार्ट भी जीरो। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो मैट्रिक्स ये कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी में कहता है अगर ट्रेस ऑफ ए स्टार ए जीरो है तो ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ना ऑप्शन सी के लिए कहता है कि जो इसका जो ट्रेस है, अगर मैं इसका मॉड कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसका मॉड कर देता हूँ और इसकी वैल्यू कहता है एन स्क्वायर से लेस आ रही है, इसका क्या मतलब है, इन मॉड में से कोई ना कोई भी वैल्यू क्या होगी, इसका मॉड लेस देन 1 आएगा तभी एन स्क्वायर से कम आएगी, अदरवाइज हमेशा एन स्क्वायर से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ना देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा करेक्ट है। अब ऑप्शन बी में कहता है कि ट्रेस ऑफ ए स्टार ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल चूज करता हूँ ए
ए में एक ऐसी मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें ट्रेस मेरा जीरो ना हो, बट मैं फिर भी शो करूंगा कि एक ऐसी है इन्वर्टिबल नहीं है। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 0, राइट। और अगर मैं इसका ट्रेस ऑफ ए थीटा ए निकाल लूँ, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, सारे एलिमेंट के मॉड का स्क्वायर कर देते हैं। तो मॉड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 0 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 0 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 0 स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट ए कैसे कह रहा है, इन्वर्टिबल, बट यहाँ तो एक रो और एक कॉलम पूरा पूरा जीरो है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कैसा आएगा, जीरो आएगा। इन्वर्टिबल नहीं होगी तो ऑप्शन बी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेनी थी, आपने तो रियल मैट्रिक्स लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह आप आयोटा भी ले सकते हैं, तब भी एक सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज आयोटा का मोड भी क्या होता है, 1 होता है, राइट। नाउ देखते हैं हमें क्या गिवन है, ए इन्वर्टिबल है। ए इन्वर्टिबल का मतलब है कि डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर मेरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब यहाँ पर कुछ ए आई जे ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 होंगे, नहीं तो फिर सारे अगर ए आई जे 0 हो गए तो डिटरमिनेंट कैसा आएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर कुछ ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो ट्रेस भी कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Now next question is, let n be a positive integer, v be a n plus 1 dimensional vector space over R if e1, e2 up to en plus 1 is a basis of v and t from v to v is a linear transformation satisfying t of e1 is equal to ei plus 1 for I varies from 1 to up to n and t of en plus 1 is equal to 0, then option A, trace of t is non-zero, option B, rank of t is n, option C, nullity of t is 1, ऑप्शन डी, t to the power n equal to t of up to n times is 0 मैप। now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है n एक पॉजिटिव इंटीजर है और v एक n प्लस 1 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है R में। e1 e2 en प्लस 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस है, मुझे गिवन है v के, और t v2 v क्या गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि t ऑफ ei कैसे है, ei प्लस 1, आई कहाँ से कहाँ तक है, एन तक, और टी ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0। और हमसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ से देखेंगे टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी, और इसके जो बेसिस हैं वो मुझे क्या गिवन है, e1 e2 अप टू en प्लस 1 गिवन है। यानी कि अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स एसोसिएट करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स की डायमेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 मिलेगी। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e1 निकालते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, e2 मिलेगा। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसे कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगा 0 1 0 अप टू लास्ट में 0। सिमिलरली जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e3। तो e3 का क्या होगा, 0 0 थर्ड पोजीशन पे 1, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, 0। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e3 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e4, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर 1 मिलेगा, 0 0 0 1, और बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, 0। सिमिलरली जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ en निकालेंगे तो आपको मिलेगा en प्लस 1, मतलब लास्ट पोजीशन पर 1 मिलेगा, तो ये बनेगा 0 0 0 अप टू यहाँ कितना मिल जाएगा, 1। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ en प्लस 1 निकालेंगे तो मुझे वैल्यू गिवन है 0, मतलब लास्ट का कॉलम पूरा कंप्लीट क्या मिलेगा, मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स एसोसिएट हो जाएगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। नाउ ये कहता है कि जो ट्रेस निकलेगा वो नॉन जीरो होगा, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसके डायगोनल में तो सारे एलिमेंट कैसे हैं, मेरे पास 0 हैं, तो इनका जब सम करेंगे तो भी मिलेगा 0। तो ट्रेस कैसा मिल रहा है मुझे इस मैट्रिक्स का, यानी कि ट्रेस ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 0, बट ये कह रहा है नॉन जीरो, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ अब हमें कहता है रैंक पूछ रहा है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो है n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 मैट्रिक्स की डायमेंशन है, और इसमें एक रो आपकी कैसी है, 0, बाकी सारी कैसी है, नॉन जीरो। तो जो रैंक ऑफ t निकलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, n मिलेगा, तो रैंक ऑफ t n है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमसे पूछा है नलिटी कितनी है, हमें पता है रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ v के बराबर होता है, और डायमेंशन ऑफ v कितनी है हमारे पास, n प्लस 1 है। रैंक ऑफ t हमारे पास निकला n, दिस इज नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप नलिटी ऑफ t निकालेंगे तो कितनी मिलेगी आपको, 1 मिल जाएगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन में पूछ रहा है अगर हम t टू दी पावर n करें, यानी कि इसको n टाइम्स मैप करें तो मुझे 0 मैप मिलना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को अगर मैं की पावर n निकालूं तो मुझे 0 मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। नाउ अगर आप इस मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, आपके पास ये आपके पास है सुपर
लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। सुपर लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, द ट्राइंगल मैट्रिक्स बट उसके सारे डायगोनल क्या होते हैं, जीरो। मतलब डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे और नीचे एलिमेंट होंगे, तो ये बनेगी सुपर लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। और जितनी भी सुपर लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होती हैं वो कैसी मैट्रिक्स होती हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे कितनी पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट ट्री गिवन है, 1 2 अप टू n पोजीशन पर मुझे नॉन जीरो एलिमेंट गिवन है। इसका मतलब अगर आप t की पावर 1 ज़्यादा करेंगे, n+1 करेंगे, तब आपको जीरो मिलेगा। बट ये कह रहा है कि मैं t की पावर n करूँ तो मुझे जीरो मिले, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपको जब n+1 टाइम करेंगे तभी आपको जीरो मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड होगा। आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अगर मैं n+1 की वैल्यू 3 ले लूँ, मतलब मेरे पास बेसिस होंगे E1, E2 और E3 होंगे, तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 निकालेंगे तो आपको E2 मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 निकालेंगे तो आपको E3 मिलेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। अब अगर आप इससे मैट्रिक्स बनाते हैं A, तो आपको क्या मिलेगी, 0 1 0, यहाँ से मिलेगा 0 0 1 0 0 0। तो अगर आप इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहेंगे, ए स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बनेगा जीरो। इसको किया यहाँ भी जीरो, यहाँ भी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये बना जीरो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो भी जीरो, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया जीरो। लेकिन जब आप थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 1 बनाएगा, तो इस पोजीशन पे 1 मिलेगा और बाकी सारे क्या मिलेंगे, जीरो। तो आपको ए स्क्वायर क्या है, जीरो नहीं मिला है। बट जैसे आप ए क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स। यानी कि टी की पावर n+1, n+1 मैंने 3 लिया था, 3 करने पर मुझे जीरो मिलेगा, बट जो उससे एक पावर कम है, यानी कि अगर आप n करेंगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.